हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। सोलर तूफान आया है, उसकी वजह से 40 से ज़्यादा सैटेलाइट नष्ट हो गए, गिर गए पृथ्वी पर जलकर। तो क्या होता है ये सोलर स्टॉर्म, उसकी वजह से कितना असरकारक है पृथ्वी पर, कैसे पृथ्वी प्रोटेक्ट करती है, तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे एनिमेशन के थ्रू। केंद्र सरकार ने ड्रोन के आयात पर बैन लगा दिया, हालांकि कुछ क्षेत्रों को अपवाद के रूप में छोड़ दिया है, तो उस पर बात होगी। HIV के खोजकर्ता, उनका निधन हो गया है, इंपॉर्टेंट बात है, इस पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक प्रतिमा के लिए जो काफ़ी लंबी होगी उसकी मंजूरी दी है, तो कहाँ पर और कैसे वो प्रतिमा स्थापित होगी। ग्लोबल डिजिटल स्किल रेडनेस इंडेक्स जारी हुआ है 2022 का, तो इंडिया का क्या स्कोर रहा है। ICC ने वनडे महिला प्लेयर रैंकिंग जारी की है, उस पर बात होगी। और भी कई और टॉपिक हैं जिस पर डिटेल में क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले सवाल आपसे, जो हर वीडियो के शुरुआत में करते हैं। आज का सवाल आपसे है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो आतंकवाद विरोधी समिति है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है जनवरी 2022 में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं इसका आंसर इस वीडियो के आखिरी हिस्से में दूंगा। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म या कहें सोलर तूफान, उसे फरवरी 2022 में 40 सैटेलाइट नष्ट हो गए। तो किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के उपग्रह थे? आंसर होगा स्पेस एक्स। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, स्पेस एक्स सैटेलाइट फॉलिंग आउट ऑफ ऑर्बिट आफ्टर सोलर स्टॉर्म। मतलब क्या हुआ कि जो अंतरिक्ष में तैनात सैटेलाइट है, वो सोलर जो स्टॉर्म आया उसकी वजह से धक्का हुआ और वो पृथ्वी पर आ गिरा। और पृथ्वी पर जैसे ही वायुमंडल में आया और वो जलकर नष्ट हो गया। ओके, इससे पृथ्वी को या यहाँ रहने वाले लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा, क्योंकि रास्ते में ही ये इस तरह से जलता हुआ गिर गया, नष्ट हो गया। और आपको बता दूँ कि ये घटना 4 फरवरी को हुई है, और उसके एक दिन पहले यानी 3 फरवरी को इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। ओके, और अगले ही दिन यानी 4 तारीख को सोलर स्टॉर्म आ गया और सैटेलाइट जो 49 सैटेलाइट भेजे गए थे, उनमें से 40 सैटेलाइट ज़मीन पर आ गिरे। एक एक सैटेलाइट का वजन 260 किलोग्राम के आसपास था और पृथ्वी की सतह से 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया गया था। हालांकि इस तूफान की जो भविष्यवाणी है वो 29 जनवरी को ही कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद स्पेस एक्स ने चूँकि वहाँ भेजा था, लेकिन बहुत नुकसान हुआ। तो क्या होता है ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म या कहें सोलर तूफान? इसे एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। देखिए, तूफान सूरज से उत्पन्न होता है। सूर्य गैसों का एक गोला है, हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसें हैं उसमें, और न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस चलता रहता है इसमें। और मुख्य तौर पर 11 साल के अंतराल पर ये जो फ्यूजन है ना, वो और चरम होता रहता है। तो इसको हम सोलर साइकिल कहते हैं, हर 11 साल को। ओके, और इसी दौरान क्या होता है कि अरबों टन गर्म गैसों का गुबार जो है वो बाहर निकलता रहता है लगातार, वो अंतरिक्ष में फैलता रहता है। और ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जब धरती के वायुमंडल के ऊपरी सतह पर यानी मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं, तो उस दौरान ये गजब का तूफान सा हो जाता है। जो आप देख रहे हैं इस तरीके से जो सोलर विंड चल रहा है, उसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को बचा रहा है। ओके, और इसी वजह से हमें या पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं उनको इसका एहसास नहीं होता है कि कितना बड़ा तूफान आया था। तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, और लेकिन उसे बचाने का काम करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये दो जो साउथ और नॉर्थ, वहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। ओके, इस तरीके से। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो सन से निकल रहा है तूफान, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अब ये होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके आसपास सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। तो अर्थ तो हमारा बच जाता है इस मैग्नेटिक फील्ड से और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता ज़्यादा। लेकिन वो सब सैटेलाइट जो हैं, अगर उस वक्त वहाँ हैं, तो वो उसके धक्के में आकर या तो जल जाएंगे या फिर वो पृथ्वी के अंदर आ जाएंगे। ओके, और जब जैसे ही वायुमंडल के अंदर आएंगे वो सैटेलाइट, तो वो जल के भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ओके, यहाँ एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ
कि ये सोलर विंड यहाँ से यहाँ चली, और चूंकि ये पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें रोकता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम। ओके, जब यहाँ से यहाँ पर बहुत गजब का तूफान बन रहा है। ओके, और बहुत बार सोलर तूफान से धरती का जो बाहरी वायुमंडल है वो गर्म हो जाता है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड अगर ना हो तो सोलर तूफान से इसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अर्थ को। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पृथ्वी की तुलना में 40 गुना कम है, तो इसलिए वहाँ पर सौर तूफान का असर बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ का जो पूरी स्थिति है बहुत ख़राब हो जाती है। ओके, लेकिन पृथ्वी वो बच जाती है क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ही मजबूत है। लेकिन इसका सीधा असर किस किस पर होता है, तो सैटेलाइट पर होता है जो कि उस मैग्नेटिक फील्ड के आसपास होते हैं। तो सैटेलाइट हो गया, अगर कोई एस्ट्रोनॉमर वहाँ पर है उसे नुकसान हो सकता है। ओके, तो ये दिक्कत होती है। इसके अलावा जो हमारा रेडियो वेव्स है वो डिस्ट्रप्शन हो सकता है, और जो हम डेटा ले रहे हैं सैटेलाइट से वो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, जीपीएस प्रॉब्लम हो सकता है, पावर ग्रिड जो है उस पर इफ़ेक्ट हो सकता है, नेविगेशन सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो सकता है, जिस नेविगेशन सिस्टम पर हमारा जो हमारी फ़्लाइट्स हैं, इसके अलावा हम अपने मोबाइल से नेविगेशन करते हैं वो सब, तो वो इतना सारा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या हम सोलर विंड को देख सकते हैं। देखिए, विंड को तो नहीं देख सकते, लेकिन इसके इफ़ेक्ट को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, दिखा दूं। ये देखिए, दरअसल सोलर विंड जो है वो पृथ्वी के आयनोस्फीयर को गर्म करता है, जहाँ पर पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो अंतरिक्ष से मिलता है। ओके, पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से जहाँ मिलता है उसको कहते हैं आयनोस्फीयर। तो वहाँ पर एक ऑरा बन जाता है उसकी वजह से। तो ये दुनिया में कुछ ही जगह पर वो ऑरा देखा जा सकता है। ग्रीन कलर का ये ऑरा ये निकलता है अमेरिका और कुछ दुनिया के जो उत्तरी क्षेत्र के जो इलाके हैं वहाँ से ये रंगीन ऑरा ग्रीन कलर का देखने को मिलता है, जो कि चुंबकीय जो क्षेत्र है वहाँ फंस जाता है सूर्य से आने वाली जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो। तो इसकी वजह से ग्रीन सा ऑरा दिखाई देता है। जो हम देखते हैं वो सोलर विंड के उससे जो इफ़ेक्ट होते हैं वो हम देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पेस एक्स के बारे में, जिनके सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा और जल गया। ये पूरा प्रोजेक्ट है स्टारलिंक प्रोजेक्ट, और इस स्टारलिंक प्रोजेक्ट को स्पेस एक्स चला रहा है। इसके संस्थापक हैं स्पेस एक्स के एलन मस्क, और कंपनी का यही लक्ष्य है कि पूरे दुनिया को सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट पहुंचाया जाए। ओके, कैसे काम करता है ये स्टारलिंक? तो देखिए, आप ये अर्थ देख रहे हैं और इसके चारों तरफ छोटे छोटे सैटेलाइट हैं। यहाँ आप देखिए जो कि मूव कर रहे हैं। ओके, तो अभी तक स्पेस एक्स ने लगभग 2000 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया, जो पृथ्वी से करीब 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। हालांकि अभी जो सैटेलाइट गिरा है पृथ्वी पर, नष्ट हो गया है, वो 210 किलोमीटर पे ही स्थापित था। तो ये 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रहा है, और 90 मिनट में ये पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है, और यहीं से इंटरनेट प्रोवाइड होता है। और इसके लिए छोटे से डिश एंटीना छत पर लगाने होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सोलर स्ट्रॉम आया उसके बारे में आप पूरी बात समझ चुके होंगे। इसी प्रोजेक्ट के 40 सैटेलाइट सोलर स्ट्रॉम की चपेट में आ गए और फॉल आउट हो गए। कहाँ पर? पृथ्वी पर, और वो नष्ट हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगर पसंद आ रहा हो और समझ में आ रहा हो तो लाइक बटन जोर दबा देना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को, ताकि सबको करंट अफेयर्स जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए वो समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले इन्फॉर्मेशन कि 2022 का जनवरी फरवरी का, यानी फरवरी फर्स्ट वीक तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो चुका है। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है उन सब के लिए। ओके, मेंबरशिप प्लान है सरकारी जॉब न्यूज़ का, उसके थ्रू आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलता है डेली, वीकली, मंथली, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली। पिछले साल के तमाम जो भी करंट अफेयर्स PDF हैं वो जब चाहे तब आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अभी जनवरी फरवरी का भी अवेलेबल है। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट मेंबर्स के लिए है। जो मेंबर बन चुके हैं उनको हर सप्ताह टेस्ट करने को मिलेगा
कि उनका करंट अफेयर्स कैसा है। और बेस्ट बात ये भी है कि एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग चला रहे हैं जो मेंबर हैं उनके लिए। और इस टेस्ट सीरीज़ में जो भी तमाम क्वेश्चंस हो सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, वो सब दिए जा रहे हैं। केवल करंट अफेयर्स ही नहीं, इसके अलावा भी तमाम सब्जेक्ट्स के जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक खास बात है कि 40% डिस्काउंट ऑन बुक्स ऑफ सरकारी जॉब न्यूज़, जो भी प्रिंट बुक है उसमें, और फ्री शिपिंग भी मिलती है। देखिए, करंट अफेयर्स का बुक सरकारी जॉब न्यूज़ का अमेजन पे अवेलेबल है और हज़ारों लोग ले रहे हैं, तो यहाँ काफ़ी सस्ते में पड़ेगा। वहाँ अगर आप शिपिंग सहित लेंगे तो उसका आधा ही पड़ेगा यहाँ पर रेट। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार वेबसाइट पर जरूर जाइए और देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने ड्रोन की आयात पर बैन लगाने का फैसला किया है, तो इसमें किस क्षेत्र को अपवाद में रखा गया है? आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन से? R&D, डिफेंस और सिक्योरिटी। इसको छोड़ के जो भी ड्रोन्स हैं उन सब पर के आयात पर यानी इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। क्यों बैन लगाया गया है? ताकि जो घरेलू उद्योग है वो फल फूल सके। ओके, 9 फरवरी को इंपोर्ट पर बैन लगाया गया है। किस मिनिस्ट्री ने लगाया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लगा दिया है। ठीक है, तो ये सब प्रतिबंध रहेंगे, यहाँ तक कि ड्रोन के पुर्जे भी मंगवाने पर प्रतिबंध रहेंगे, आयात करने पर। मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए और ख़ासतौर पर घरेलू जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है उन सबको बढ़ावा देने के लिए। दरअसल ये रहा है कि आने वाले वक्त में जो ड्रोन है वो बहुत तेज़ी से उभरता हुआ क्षेत्र दिखाई दे रहा है। और रिसर्च के मुताबिक 2022 यानी इस साल दुनिया भर में 28.5 अरब डॉलर के वैश्विक जो ड्रोन बाजार होने की उम्मीद है। ओके, 28 अरब से ज़्यादा, 28 अरब डॉलर से भी ज़्यादा, और उसका लगभग 4.5% के आसपास का हिस्सा जो है वो इंडिया में रहने की उम्मीद है। तो इसलिए यहाँ के उद्योगों को बढ़ावा मिले और यहाँ से निर्यात हो ड्रोन, इसके लिए ऐसा किया गया है। तो अब कौन कौन से ड्रोन जो है वो आयात हो सकते हैं? तो सरकारी शिक्षण, ओके, सरकारी जो भी संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, सरकारी रिसर्च और डेवलपमेंट संस्थान है, वो सब आयात जारी रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड उससे अनुमति लेनी होगी। ओके, तो अनुमति के बाद ही आयात हो सकता है, निर्यात कभी भी हो सकता है। ओके, तो सरकार ने ड्रोन्स के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। PLI योजना भी शुरू की गई है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम भी शुरू की गई है, और 2024 तक इंडिया जो है वो 5,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करेगा PLI स्कीम के तहत। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात हुई है, और बैन लगाना तो बड़ी बात होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैज्ञानिक ल्यूक मॉन्टेग्लिनियर, उनका निधन हो गया 8 फरवरी 2022 को, तो उन्हें किस वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल प्राइज़? आंसर होगा HIV खोज के लिए इनको अवार्ड मिल चुका है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, डिस्कवरिंग HIV। ओके, तो वो 89 ईयर के थे, फ्रांस के पेरिस में उनका निधन हुआ है। उनका जन्म हुआ था 1932 में। ओके, फोटोग्राफ ये रहा उनका। और HIV के बारे में बताऊं, HIV की जो खोज है वो 1983 में हुई थी। कई वैज्ञानिकों के दल ने मिलकर खोज की थी, उनमें ये भी एक थे। तो कौन कौन थे HIV की खोज में शामिल? तो अमेरिकन वैज्ञानिक रॉबर्ट गैलो और फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रांकोइस बर्रे सिनोसी और ल्यूक मॉन्टेग्लिनियर, तो उन्होंने, इन सब ने मिलकर अपने अपने रिसर्च टीम के साथ साल 1983 में HIV की खोज की थी। ओके, और ये बहुत बड़ी बात थी खोज करना, और इसी वजह से नोबेल प्राइज़ दिया गया था इनको और इनके सहयोगी को भी। ठीक है, और इन्होंने, जिनका निधन हो गया इनका, तो इन्होंने ये दावा किया था कि कोविड-19 का जो वायरस है वो चीन के लैब में बना था। 2020 में इन्होंने ये दावा किया था। ठीक है, 2 साल पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने किस महापुरुष की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण के लिए 2141.81
करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। आंसर होगा आचार्य शंकर। ओके, आचार्य शंकर या फिर कहें आदि शंकराचार्य। ये प्रतिमा कहाँ पर स्थापित होगी? तो ओंकारेश्वर में स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 9 फरवरी 2022 को इस प्रतिमा के निर्माण के लिए ये फंड जो है एलोकेट करने की सहमति जताई है। तो इसमें यह होगा कि प्रतिमा तो स्थापित होगी, साथ में शंकर संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान उसका भी निर्माण किया जाएगा। तो बिल्डिंग वगैरह होगी, पूरा स्ट्रक्चर होगा। तो सब के निर्माण के लिए ये फंड जो है वो जारी किया गया है, 2141 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल डिजिटल स्किल रेडिनेस इंडेक्स 2022, उसमें भारत का क्या स्कोर रहा है? स्कोर पूछ रहा हूँ मैं। आंसर होगा 63। ओके, और इंडिया ने लीड किया है, यानी नंबर 1 पोजीशन इंडिया का रहा है। सेल्स फोर्स ने ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स की रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की है और उसमें 100 में से 63 अंक इंडिया को दिए। मतलब ये हुआ कि इंडिया डिजिटल जानकारी में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और 19 देशों की ये रैंकिंग जारी की गई है और पूरी सर्वे किया गया अलग अलग देशों में। तो टॉप 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी है वो देख लीजिए। तो इंडिया नंबर 1 पे है और उसे 63 अंक मिले हैं। सेकंड पे ब्राज़ील है 53 अंक के साथ। थर्ड पे थाईलैंड है 48 अंक के साथ। ओके, फोर्थ है मैक्सिको 47 अंक के साथ और फिफ्थ है अर्जेंटीना 41 अंक के साथ। डिजिटल स्किल इंडेक्स है। और क्या होता है डिजिटल स्किल? डिजिटल स्किल का मतलब कि जो भी डिजिटल डिवाइस है, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, ऑनलाइन नेटवर्क हो गया, इंटरनेट हो गया, ऑनलाइन सर्फिंग हो गया, ओके, तो इन सब से कितना परिचित हैं, कितना यूज़ कर पा रहे हैं, स्किल कितना है इसको समझने में, सोशल मीडिया, वेब प्रोसेसिंग, डेटा साइंस, प्रोग्रामिंग, इन सब को लेकर। तो ये है। ओके, सेल्स फोर्स एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है और इंडिया यानी सेल्स फोर्स इंडिया जो भारतीय इकाई है उसकी सीईओ कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य कौन है? तो वो एसबीआई की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कश्मीर मामले में विवादित सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से किन ग्लोबल कंपनियों ने भारत से माफ़ी मांगी है? भारत सरकार से और भारत के लोगों से। आंसर होगा उपरोक्त सभी। हुंडई, किया मोटर्स, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, इन सब ने। दरअसल हुआ क्या है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, द हिंदू ने काफ़ी इम्पोर्टेंट ढंग से इसको एक्सप्लेन किया है और इसको प्रमुखता से जगह दी है। दरअसल हुआ क्या है कि पाकिस्तान जो है वो अपने प्रोपेगेंडा के तहत 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस यानी कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है और इसके लिए वहाँ पर छुट्टी भी रखी जाती है और दुनिया को ये जताने के लिए कि कश्मीर जो वहाँ क्या हो रहा है उन सब के बारे में अपनी तरफ से पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता है झूठ का। ओके, तो पाकिस्तान में हर साल जुलूस वगैरह निकलता है। तो क्या हुआ कि उस प्रोपेगेंडे के चक्कर में कई सारी ग्लोबल कंपनियां भी फंस गई और उसके साथ आकर कश्मीर सॉलिडेरिटी डे को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी किया और इसमें साउथ कोरियन ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई है, किया मोटर्स है, केएफसी इंटरनेशनल कंपनी है, पिज़्ज़ा हट है, तो वो सब भी शामिल थे। तो उसके जो पाकिस्तान में जो मौजूद इकाई है उन सब ने ट्वीट कर दिया था। किसी ने फेसबुक पर, किसी ने ट्विटर पर ट्वीट किया और ये भी लिख दिया कि कश्मीर बिलोंग्स टू द कश्मीरीज। तो इस तरह की बातें लिखी गई थी। इस मामले पर सरकार ने काफ़ी गंभीरता दिखाई और पब्लिक ने भी इन कंपनियों के बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। तो उसके बाद माफ़ी मांगनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने यहाँ तक किया था कि साउथ कोरिया के एम्बेसडर से बातचीत की थी कि क्या बात है, आपकी कंपनी यहाँ पर तो कार बेच रही है इंडियंस को और इंडिया के खिलाफ ही आप प्रोपेगेंडे में शामिल हो रहे हो, साथ हो पाकिस्तान के। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये क्या बात हो रही है। तो उसके बाद फिर जो साउथ कोरिया में जो भारतीय दूतावास है, जो राजदूत हैं, उन्होंने भी
जो हुंडई कंपनी है उसके अधिकारियों को बुलाया, उनसे बातचीत की। हालत ये हुई कि हुंडई पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, साउथ कोरिया पर दबाव पड़ा। वहाँ के विदेश मंत्री नाम है चुंग यूआई योंग, तो उन्होंने माफ़ी मांगी कि इस कंपनी की तरफ से वो भी माफ़ी मांगते हैं, और तमाम कंपनियों ने माफ़ी मांगी है। ओके, चर्चा में थी इसलिए ये क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीसी ने कुछ रैंकिंग जारी की है फरवरी की, तो क्वेश्चन होगा आईसीसी वनडे महिला प्लेयर बैटिंग रैंकिंग जो फरवरी 2022 में जारी हुई, उसमें किस खिलाड़ी को पहला स्थान मिला है? आंसर होगा एलिसा हिली। ओके, 8 फरवरी को रैंकिंग जारी की गई है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, दी हिंदू का स्टार स्पोर्ट्स मैगजीन है उसकी वेबसाइट पे। और भारत की जो सलामी बल्लेबाज है स्मृति मंधाना, उसको 5वां स्थान मिला है। तो कौन कौन से किस स्थिति पर है बैटिंग में वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे आप देख रहे हैं एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की, सेकंड पे मिताली राज है भारत की, थर्ड पे है बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया की, फोर्थ पर है एमी सेटरथवेट वो ऑस्ट्रेलिया की हैं, और स्मृति मंधाना है 5th पोजीशन पे इंडिया से ही। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीसी वनडे महिला प्लेयर बॉलिंग रैंकिंग जो फरवरी 2022 में जारी हुई है, उसमें किस खिलाड़ी को पहला स्थान मिला है? तो आंसर होगा जेस जोनासन। ओके, जेस जोनासन। और टॉप 5 कौन कौन से हैं? तो जेस जोनासन तो ऑस्ट्रेलिया की हैं, सेकंड पे झूलन गोस्वामी इंडिया की, थर्ड पे सोफी एलिस्टोन इंग्लैंड की, फोर्थ पे मेगान शॉर्ट ऑस्ट्रेलिया की, और फिफ्थ पे शबनीम इस्माइल साउथ अफ्रीका की। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, आईसीसी वनडे महिला प्लेयर ऑलराउंड रैंकिंग में किस खिलाड़ी को पहला स्थान मिला है? आंसर होगा एलिसा पेरी, ऑस्ट्रेलिया की है, उन्होंने ही पहला स्थान लिया है। सेकंड पे कौन है? तो नताली साइबर इंग्लैंड की, थर्ड पे मेरी जॉन कप्पो साउथ कोरिया की, फोर्थ पे है दीप्ति शर्मा इंडिया की हैं, फिफ्थ पे कैथरीन हेलेन ब्रंट ये इंग्लैंड की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीसी वनडे महिला टीम रैंकिंग में पहला स्थान किसका रहा? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। टॉप 5 देख लेते हैं। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे है साउथ अफ्रीका, थर्ड पे है इंग्लैंड, फोर्थ पे इंडिया और फिफ्थ पे बांग्लादेश है। और अब बात करते हैं जो सवाल आपसे मैंने किया था, और वो क्वेश्चन क्या था? यूएनएससी की आतंकवाद विरोध समिति उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा इसका टीएस तिरुमूर्ति। ओके, टीएस तिरुमूर्ति। वो कौन है? यूएन यूनाइटेड नेशंस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। तो 1 जनवरी 2022 से उनको अगले 1 साल के लिए इस समिति का, यानी आतंकवाद विरोधी जो समिति है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। ओके, वर्तमान में भारत 15 सदस्यीय जो यूएनएससी है उसका एक अस्थायी सदस्य है। और आतंकवाद विरोधी जो समिति है इसका गठन हुआ था 2001 में। उसके बाद अलग अलग देशों को इसकी अध्यक्ष बनाया जाता है, उसके प्रतिनिधि को। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर बताना। और अगर आपने मेंबरशिप के बारे में नहीं जाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। अब कल मिलते हैं ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ।